जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपने YouTube चैनल प्रभाव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। आज हम लोग पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या और अपेक्षित अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्या को रिलेटिव नंबर कहते हैं। इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है, बहुत नॉर्मल सा अंतर है। ठीक है, क्या है आइए देखते हैं। परिभाषा दोनों का सेम है। क्या कह रहा है, वे संख्या युग्म यानी एक जोड़ा, युग्म मतलब होता जोड़ा। ठीक है, वे संख्या युग्म जिनका एचसीएफ यानी मौसा एक है। ठीक है, वो क्या सअभाज्य कहलाती है, वो संख्या सअभाज्य कहलाती है। लेकिन इसका शर्त क्या है कि इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। इसमें दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे में 2 3, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 7, 5 भी एक अभाज्य है, 7 भी है, फिर 2 5, 2 7, 71 73, फिर 61 67, 47 59। ठीक है, यानी ये क्या हो गई सअभाज्य संख्या। इसका क्या शर्त है कि इसमें दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यहां आइए, कह रहा वे संख्या युग्म जिनका मौसा एक हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वह अभाज्य संख्या ही हो। ठीक है, अपेक्षित संख्या कोई भी हो सकती है। उसका शर्त क्या है, शर्त यह है कि पहला नंबर मौसा एक होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी हो, लेकिन सअभाज्य में क्या है कि ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो बात आई समझ में। जैसे 25 और 36, 25 देखिए क्या अभाज्य संख्या है, नहीं। ठीक है, एक भाज्य संख्या, 36 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों के बीच जो मौसा है वो एक है। मौसा यानी ऐसा कि इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक हो, यानी ये दोनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ एक से कटे और किसी से ना कटे। ठीक है, मौसा मतलब यही होता है कि वह संख्या जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, यानी ये दोनों संख्या एक से कटे। यहां भी देख लीजिए 49 51, जो कि दोनों ही क्या है, भाज्य संख्या है। यहां भी मौसा एक है। यहाँ 7 और 25, 7 एक अभाज्य संख्या, 25 एक भाज्य संख्या है। यहाँ भी क्या है, मौसा एक है, 5 14। यानी इन दोनों में बस अंतर क्या है कि इसमें हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसका मौसा एक हो, लेकिन इसमें हम कोई नहीं ले सकते। इसमें जब भी लेंगे क्या लेंगे, दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी। बस यही दोनों में अंतर है, इसीलिए दोनों को ऐसे एक साथ लिख के समझाएं। ठीक है, अब आइए सवाल देखते हैं क्या कहा। देखिए, अपेक्षित अभाज्य संख्या को सापेक्षता अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अपेक्षित अभाज्य संख्या को सापेक्षता अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है एक दूसरे के सापेक्षता अभाज्य संख्या युग्म है। तो पहला ऑप्शन दिया है 68 85, दूसरा 65 91, तीसरा 92 85, चौथा 102 153। यानी आपने क्या जाना कि उनका मौसा एक होना चाहिए। क्यों, आपने आंसर जाना कि इनके बीच का जो मौसा है वो एक होना चाहिए। अब 85 किससे किससे कटेगा, तो देखिए पहले नंबर तो 5 से कटेगा और 17 से कटेगा। तो 17 से क्या 68 कट जा रहा, 17 क्या 17 चौके 68, यानी ये कट जा रहा। ये नहीं होगा, इसमें चेक करिए 13 5 65 और 13 7 91, ये भी कट जा रहा है। ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये कट जाएगा, 17 5 85 और 17 6 102 और 17 9 153, यानी 17 से ये दोनों कट जा रहे हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
यहां आ जाइए, निम्न युग्मों में से कौन सा सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य का क्या रूल है भाई, कि दोनों के दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहअभाज्य का क्या रूल है, कि दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो अब आपके ऑप्शन में देखिए, क्या पहले, सबसे पहले यही चेक करेंगे, क्या दोनों जो दो संख्या जो जोड़ा दिया है, क्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगर नहीं है तो यही वाला रूल मान लिया जाता है इसमें भी, क्योंकि हम ऑप्शन पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है 24 एक अभाज्य संख्या नहीं है दोस्त। ठीक है, ये भाज्य संख्या है, ये कटेगा। पहले नंबर यहाँ सम संख्या थे, 2 से ही कट जाएगा। 23 चौका 92 होता ही है, यानी ये भी हट गया। यानी अगर अभाज्य संख्या होती तो सहअभाज्य का नियम डायरेक्ट लग जाता, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया है, यानी हम रिलेटिव वाला भी लेके चलेंगे, यानी अपेक्षित अभाज्य संख्या वाला नियम भी लेके चलेंगे, यानी उस पर ही डिपेंड कर रहा। ठीक है, देखिए ये तो यहाँ सम संख्या है, तो ऑलरेडी 2 से कटेंगी, ये इसी का 4 गुना दे दिया है। अब अगर इसको आप देखेंगे 18 और 35, अच्छा इसकी देख लीजिए, 3 से कट जा रहा, 3 और 8 24, 3 का नम 3, फिर 3 का नम 3, 2 बचा, 3 7 21 कट गया, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों में से सवाल अगर बनते हैं तो इसी तरह के सवाल बनते हैं, और ये एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, यूपी SSSC में भी है, यानी सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में है क्या। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होती है जुड़वा अभाज्य संख्या, वे अभाज्य संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 5, 5 और 7, देखिए इन दोनों के बीच 2 का अंतर है ना। ठीक है, 11 13, 17 19, 29 31, बात समझ में आ रही है। 29 31, 41 43, 41 43, 71 73, 71 73। ठीक है, और 59 61, 59 61। ठीक है, ये है जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी इनके बीच का जो अंतर है, आपके एग्जाम में मान लीजिए अगर आता भी इनमें से नहीं कोई है, तो आप देखिएगा 2 का अंतर किसमें है। ठीक है, और उसमें ये देखिएगा कि वो अभाज्य संख्या है कौन है। अभाज्य संख्या पहचानने का नियम हम आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, यार नॉर्मल अगर इकाई का स्थान पे सम किसी में तो हो ही नहीं सकता है। बाकी विभाज्यता का रूल जब हम पढ़ा देंगे तो ये पूरी तरह से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे संख्या है, लेकिन इनको जानते हुए चला जाएगा। अगला संख्या है सम संख्या। ठीक है, हालांकि इस पे बहुत कम सवाल आता है, सहअभाज्य पे आ जाता है, इस पे कम आता है।
अगला जो संख्या है वो है सम संख्या। कौन सी संख्या है? सम संख्या। इंग्लिश में इसको इवन नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। किसे कहते हैं सबको पता होगा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब बात आती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या इंग्लिश में इसको ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। बोल देता हूं, अगर परिभाषा लिखना भी चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। सम संख्या में क्या है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसमें क्या है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। ठीक है, चलिए अब इन पे सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल इस पे बड़ो मस्त मस्त सवाल पूछते हैं सम और विषम पे। ठीक है, ये संख्याएं तो बहुत छोटी छोटी डिफिनेशन है इनका, लगभग सबको पता, लेकिन इस पे सवाल बहुत शानदार शानदार पूछते हैं। मैं सवाल पढ़ देता हूं। यदि a तथा b धनात्मक पूर्णांक है, यानी a और b क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। a तथा b धनात्मक पूर्णांक है और a के पावर b प्लस b के पावर a बराबर 47 हो तो a के पावर b प्लस b के पावर a बराबर 47 हो तो a तथा b निम्न में से किस कोटि का अंक है? निम्न में से किस कोटि का अंक है a और b? पहला ऑप्शन है दोनों विषम। क्या है पहला ऑप्शन? दोनों विषम। दूसरा ऑप्शन है एक विषम तथा एक सम। एक विषम तथा एक सम। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है दोनों अभाज्य। दोनों अभाज्य। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है एक अभाज्य तथा एक सम। एक भाज्य। एक अभाज्य तथा एक भाज्य। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। a और b दोनों धन पूर्णांक है। ठीक है, और कह रहा है a के पावर b प्लस b के पावर a बराबर 47 है, तो इनमें से क्या सही है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं क्या होगा कैसे होगा। इस चीज को समझने के लिए अब ये 47 है तो इसको तोड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों धन पूर्णांक है। इसको अगर हम तोड़े तो हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए किसी का गुणनफल तो है नहीं, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, किसी से कटेगी भी नहीं। ठीक है, अगर किसी से कटती तो हम समझते कि ये a का मान होगा, ये b का मान होगा, या किसी पर पावर होती। तो मतलब क्या हुआ कि a बराबर 46 ले लीजिए और b बराबर 1 ले लीजिए, ये माना जाता है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लिखेंगे 46 के पावर 1 प्लस 1 के पावर 46। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? 46 प्लस 1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 47। ठीक है, ये माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप हमें बताइए क्या 46 कैसी संख्या है? सम संख्या की विषम संख्या है? तो आप कहेंगे सम संख्या। और ये क्या है? एक विषम संख्या। यानी आप आंसर क्या देंगे? ये। ठीक है, वैसे भी एक बात नॉर्मल समझिए कि
जहां कहीं बात ऐसी आती है, ठीक है, और पावर के रूप में हो, तो वहां मैक्सिमम यही आंसर आता है। एक सम होगा तो एक विषम होगा। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी विषम भाज्य संख्या है? ठीक है, कहा निम्न में से कौन सी विषम भाज्य संख्या है? पहला ऑप्शन है 15, पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 17 और तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 13। क्या कहा? निम्न में से कौन सी विषम भाज्य संख्या है? देखिए ये 13 और 17 ये तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, रही बात 12 की, तो 12 कैसा है? सम संख्या है, तो यानी ना तो ये होंगे ना ये ना ये, तो होगा कौन? ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन का ए और बी क्या है? विषम संख्या है। तो निम्न में से सम संख्या कौन सी है बताना है। यानी पहला ऑप्शन आपका दे रखा है a प्लस बी प्लस 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है a प्लस बी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है a इंटू बी यानी ए बी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ए बी प्लस 2। अब देखिए जहां अंक आते हैं तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग काम करते हैं, लेकिन जहां एक्स वाई ए बी सी आता है वहां मैक्सिमम लोगों के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में घबराना नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में कहा बत्ती नहीं गुल करनी, इसमें यह सोचना है कि विषम ही तो कहा है, यानी हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। हम कह दिए ए बराबर अगर 1 और बी बराबर 3, 2 नहीं 2 एक सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि बारी बारी रख के चेक करिए क्या कहा है कि इनमें कौन है जो सम संख्या है। ये तो यहां रखिए 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 1 4 1 5, तो 5 कैसी संख्या है? सम है कि विषम? विषम संख्या, यानी ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए यानी a प्लस बी, तो आप कहेंगे 1 प्लस 3 यानी 4 आया। ठीक है, बाकी भी चेक कर लीजिएगा, नहीं क्या आ गया तो छोड़ देंगे। ठीक है, अभी तो ये आ रहा। अब यहाँ आइए a इंटू बी, तो 1 गुणे 3 बराबर 3 का नम 3। यहाँ आ जाइए ए बी प्लस 2 बराबर क्या? ए बी प्लस 2 बराबर क्या? 1 गुणे 3 प्लस 2, 3 का नम 3 और प्लस 2, 3 2 5, तो खाली एक ही सम आया है, कौन सा? ये। ठीक है, बाकी सब के सब विषम आए हैं। बात समझ में आई? वैसे भी रूल है यार, 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। कोई भी संख्या लेके जोड़ लीजिए जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। तो जहां आपका योग दिखे तुरंत खट से आंसर वही मार दीजिए, बस वो भरमा रहा है आपको, ऐसे ऐसे देखे। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, कुछ एसएससी में, कुछ रेलवे में, कुछ यूपी टेट सी टेट, हर एग्जाम से लिए गए हैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल जो है हर जगह से लिए गए हैं। चलिए आइए अगला सवाल दिया है 2n माइनस 13। ठीक है, क्या दिया है? 2n माइनस 13 कामा 2n माइनस 11 कामा 2n माइनस 9 कामा 2n माइनस 7 क्रमागत है। क्रमागत है, ये सवाल दिया है। क्वेश्चन है आपका 2n माइनस 13 कामा 2n माइनस 11, 2n माइनस 9, 2n माइनस 7 क्रमागत है। यानी क्रमागत का मतलब क्या हुआ? क्रम से आने वाली संख्या। जैसे मान लीजिए 1 आया तो इसके बाद क्या आएगा? 2, इसके बाद क्या आएगा? 3, इसी को क्रमागत कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है, इसमें ऐसे सवाल लिख दिया, अब ऑप्शन दिया है
सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। सब में है लगा लीजिएगा। अब बताइए क्या होगी भाई? बताइए क्या लिया जाए? देखिए n का मान आप कुछ भी ले लें, जो आपकी इच्छा करे। ऐसा लीजिए जो इनको गुणा, मतलब यानी यहां रखेंगे तो 2 से गुणा होगी उसकी, ठीक है। गुणा करने के बाद फिर घटाएंगे, ठीक है। यानी वो संख्याएं आएंगी, कुछ न कुछ वो चीजें आएंगी। तो चलिए जो आपकी इच्छा करे आप वो ले लीजिए, मान लीजिए, लेकिन ऐसा लीजिएगा जो 13 से बड़ा हो, ठीक है। अगर n का मान चलिए हम 8 ले लेते हैं, n का मान 8 ले लेते हैं, चाहे आप 7 ले लीजिए, दोनों लेके चलते हैं, ठीक है। नहीं तो आपके मन में आएगा कि सर ऐसे कुछ ले लिया, ये 7 और ये 8 दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो आप यहां रखेंगे 2n माइनस 13 बराबर, अब क्या रखेंगे 2 गुणे 8 माइनस 13, तो 8 दूना 16 माइनस 13 बराबर 3। यहां रखिए 2 गुणे 7 माइनस 13, तो क्या आएगा 7 दूना 14 माइनस 13 बराबर 1, ठीक है। फिर इसमें रखिए 2n माइनस 11 बराबर, ठीक है, यानी 2 गुणे 8 माइनस 11, ठीक है। तो 8 दूना 16 माइनस 11 कितना आएगा 5। यहां भी रख लीजिए 2 गुणे 7 माइनस 11, तो 7 दूना 14 माइनस 11 तो 3। फिर 2n माइनस 9 यानी 2n माइनस 9, तो 2 गुणे 8 माइनस 9 बराबर 8 दूना 16 माइनस 9, तब घटाएंगे 7, ठीक है। फिर यहां भी रखिए 2 गुणे 7 माइनस 9, तो 7 दूना 14 माइनस 9, तो 9 5 14। आप एक बात नोटिस करिए, यहां पर 3 आया, यहां पर 5 आया, यहां पर 7 आया, ठीक है। यहां भी देखिए, यहां 1 आया, यहां 3 आया, यहां 5 आया, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, वो क्रमागत के तौर पे। और क्रमागत में ये जरूरी नहीं कि जैसे सम क्रमागत भी होता है, विषम क्रमागत भी होता है, एक क्रमागत होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिख दिए 1 2 3 4, ये भी क्रमागत है, लेकिन 2 4 6 8 ऐसे भी लिखे तो ये सम क्रमागत है। हम ऐसे लिख दे 1 3 5 7, ठीक है, ये भी क्रमागत है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रमागत संख्या कहलाएगी, लेकिन ये सम क्रमागत कहलाएगी और ये विषम क्रमागत कहलाएगी। अब इसमें आपसे पूछ रहा था यहाँ क्या रहा, 3 5 7, तो ऐसी संख्या है विषम संख्या है, यानी वो कैसी संख्या होगी, विषम क्रमागत संख्या होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम लोग। रामानुजन संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 अलग अलग प्रकार, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे
दो अलग अलग प्रकार से घनों के योग, अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जैसे 1729, ठीक है, 1729 इस संख्या को रामानुजन साहब ने दो तरह से लिखा। क्या लिखा? पहला उन्होंने लिखा, कहा कि ये 10 का क्यूब है और उसके बाद 7 का क्यूब अगर हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये 12 का भी क्यूब है और इसमें 1 का क्यूब जोड़ेंगे तब भी ये आ जाएगा। इसी को रामानुजन संख्या कह दिया गया। कभी कभी सवाल आपसे पूछ लेगा कि रामानुजन संख्या क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे? 1729। ठीक है, देखिए 10 का क्यूब करेंगे 1000, 7 का क्यूब करेंगे 729, दोनों को जोड़ेंगे 1729, 12 का क्यूब करेंगे 1728, 1 का क्यूब करेंगे 1, दोनों को जोड़ेंगे 1729। ठीक है, इसी बात को कहा गया कि एक ही संख्या को दो अलग अलग छोटे रूप में घन करके अगर योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक ही रूप में आती है। वही बात कही गई। ठीक है, ये रहा रामानुजन संख्या। और इस संख्या के साथ हम आपसे जितना वादा किए थे संख्याओं के बारे में, सारे संख्या पढ़ा दिए। अब हम लोग इसके आगे ज्यादातर सवाल वाले चीजें लेके चला जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।